भारतीय संविधान में चित्र व लेखन कला। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन, लंबा व लिखित दस्तावेज है जो देश के लोकतांत्रिक ताने बाने की रीढ़ है। ये पूरे देश की विविधता को संरक्षण प्रदान करके एकता व सद्भाव को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की अद्भुत विविधता से ओतप्रोत संस्कृति को संपूर्ण सम्मान देते हुए पुरातन काल से चले आ रहे जीवन मूल्यों को भी महत्व दिया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व आदि मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपने इन्हीं मूल्यों के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीता जागता लोकतंत्र है। इसकी विविधता, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए भारतीय संविधान में प्राचीन काल से लेकर अब तक इतिहास को विभिन्न चरणों में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये चित्र प्रस्तावना से लेकर प्रत्येक भाग के प्रारंभ में बड़े शानदार तरीके से संजोए गए हैं। वैसे सभ्यताओं के इतिहास में चित्रों के माध्यम से संदेश देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चित्र संदेश को प्रेषित करने का सरल व आकर्षक तरीका है। शायद यही कारण रहा होगा 26 नवंबर सन 1949 को पारित संविधान को हर तरह से अद्वितीय बनाने के लिए इसके चर्म पत्रों पर हस्तलेखन व सभी पृष्ठों को सजाने का भी निर्णय हुआ। इस निर्णय के साथ ही भारत की 4 से 5 हजार वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते चित्रों का भी चयन होने लगा। भारतीय संविधान की चित्रकला भारत की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती है। इसमें आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता व अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के चित्रों को बड़े ही शानदार ढंग से संजोया गया। इन चित्रों के माध्यम से विभिन्न दृष्टांतों को प्रस्तुत करने के लिए शांति निकेतन के आचार्य नंदलाल बोस तथा उनके साथी कुशल कलाकारों के दल को ये कार्य सौंपा गया। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत व वर्तमान को कला के माध्यम से संविधान के प्रत्येक भाग पर अंकित करने के लिए अपने सबसे कुशल शिष्य व्यवहार राम मनोहर सिन्हा पर भरोसा जताया। सचमुच हमारे संविधान में उकेरी गई कलाकृतियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही प्रदर्शन है। जितनी खूबसूरती से संविधान को सजाया गया, उतनी ही खूबसूरती से तब के प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसका हस्तलेखन भी किया। आइए आपको दिखाते हैं संविधान के पृष्ठों पर की गई सुंदर चित्रकारी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। प्रस्तावना यानी संविधान की आत्मा। ये मुख्य पृष्ठ पूरे संविधान में सबसे अधिक सजाया गया पृष्ठ है, जिसे जबलपुर में पैदा हुए भारतीय संस्कृति के राजदूत व्यवहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा कड़ी मेहनत से गढ़ा गया। इस पृष्ठ के चारों कोनों पर एक बैल, हाथी, घोड़ा और शेर के चित्र के साथ सीमाओं को फूलों की भित्तियों से सजाया गया है। सफेद हाथी, बैल, घोड़ा और शेर चारों ही भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं, जो उनके आत्मज्ञान की उपलब्धि के साधन के रूप में देखे जा सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप से बैल कड़ी मेहनत और समर्पण, सर पर दौड़ता घोड़ा वर्षों के शोषण और लूट से मुक्ति, हाथी नए ताकतवर राष्ट्र व शेर देश के नागरिकों की बहादुरी और साम्राज्यवाद की जंजीरों के टूटने का प्रतीक है। संविधान के प्रथम भाग संघ और इसके राज्य में भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख चिन्ह का चित्रण किया गया है, जो कि उस सभ्यता की एक मोहर है। जेबू बैल वाली ये मोहर उस समय की सभ्यता की शक्ति को दर्शाती है।
इस भाग पर इसे दर्शाना एक शक्तिशाली देश के उदय का प्रतीक है। जेबू बैल एक शक्तिशाली जानवर होने के साथ साथ अत्यधिक उपयोगी, सरलता से उपलब्ध होने वाला व उच्च प्रतिरक्षा प्रणाली वाला जानवर है। संविधान लागू होने के साथ नव उदित भारत के लिए यह मोहर शक्ति, एकता, सद्भाव व समस्याओं के प्रति मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रतीक है। संविधान का भाग 2 नागरिकता है, जिस पर आसाम प्रांत के वैदिक गुरुकुलों का वनों सहित चित्रण है, जो प्राचीन काल से ही ज्ञान प्राप्ति के पवित्र केंद्र रहे हैं और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में समानता के अभूतपूर्व उदाहरण भी। यहां के आचार्य छात्रों के सामाजिक स्तर को दरकिनार कर सबको एक समान दर्जा देते आए हैं। इस भाग पर यह चित्र भारतीय गणतंत्र को एक विशाल गुरुकुल की तरह दर्शाता है, जिसके समस्त नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकार समान हैं। विविधता में एकता का ये अभूतपूर्व व अद्भुत उदाहरण है। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को बाकी भागों की तरह खूबसूरत बॉर्डर के साथ साथ भारतीय महाकाव्य रामायण के एक चित्र से सजाया गया है, जिसमें लंका विजय के पश्चात सीता माता को भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण द्वारा रक्षित दर्शाया गया है। यह चित्र बरसों की उदासीनता के पश्चात नए स्वतंत्र अधिकार युक्त व आनंददायक युग के आगमन का भी प्रतीक है। ये भाग प्रत्येक नागरिक को जाति, पंथ, लिंग या धर्म से परे बुनियादी अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है और सबको कानूनन समानता प्रदान करता है। यह चित्र पुरातन काल से चली आ रही भारत की नैतिकता, नैतिक मूल्य प्रणाली और उनके बचाव के लिए देश के भीतर एक न्याय प्रणाली के उत्थान का भी प्रतीक है। भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, जिस पर दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के एक दृष्टांत से भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में पवित्र गीता के उपदेश देते हुए दिखाया गया है। गीता ज्ञान का सही संदेश और निर्देश देकर कर्तव्य पथ पर निर्भीक होकर चलने का प्रतीक है। इस पवित्र ग्रंथ के नैतिक संदेशों में राज्य और उसके नागरिकों का सामाजिक आर्थिक विकास और उसके लिए विनियमित निर्देशों का संकलन है। संविधान के 15 अनुच्छेदों वाले इस भाग में अर्जुन को राज्य व गीता को कल्याणकारी राज्य में अधिकतम और कुशल विकास के लिए आवश्यक व सही दिशा निर्देशों का प्रतिनिधित्व करते दिखाया गया प्रतीत होता है। संविधान का 5वां भाग संघ है, जो 99 अनुच्छेदों सहित सबसे लंबा भाग है। इस पर भगवान बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना ज्ञानोदय व उनके प्रथम संघ को ज्ञानोपदेश का चित्रण है। यह चित्र मानव जाति के नव उदय में सभी प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर अज्ञान से ज्ञान व आत्मबोध की यात्रा को दर्शाता है। यह चित्र संघ, उसके दायित्व, उसमें निहित शक्तियों व लोगों की अपेक्षाओं का भी प्रतीक है, जो इस बात पर बल देता है कि सामूहिक भलाई के लिए संघ को सही शासन का अभ्यास करना चाहिए। छठा भाग राज्य भाग क भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के एक और महत्वपूर्ण चित्र को प्रदर्शित करता है। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक, 24वें तीर्थंकर और पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। उनका यह चित्र सांसारिक मोह का त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान, अहिंसा और सर्वज्ञता के माध्यम से शरीर में व्याप्त वासनाओं व इसके अंगों पर नियंत्रण करके मानव को पीड़ा मुक्त कर मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। इस भाग में वर्णित राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की संरचना, शक्ति और कार्यों पर यह चित्र सटीक बैठता है।
सातवें भाग में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और वे रियासतें शामिल थीं जिनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज प्रमुखों द्वारा शासित किया गया था। इस भाग को सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरस्त कर दिया गया। भाग 7 में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के विचारों और सिद्धांतों को फैलाने का दृश्य दर्शाया गया है। सम्राट अशोक ने अपने गुरु चाणक्य के कुशल परामर्श से आज के ईरान से लेकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख और हृदय परिवर्तन के कारण उन्होंने अपनी समस्त सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया और स्वयं को बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। ये रियासतों को युद्ध और विनाश से मुक्त किए जाने का प्रतीक है, जिसमें सम्राट ने राज प्रमुखों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय संविधान के भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र में गुप्तकालीन कला और इसके कालांतर में विकास के चित्र शामिल हैं। गुप्त काल को आमतौर पर सभी प्रमुख धार्मिक समूहों के लिए उत्तर भारतीय कला का शिखर व स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि में हिंदू कला में प्रतिष्ठित नक्काशीदार पत्थर से देव मूर्तियां बनी, जबकि बुद्ध आकृति और जैन तीर्थंकर की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनी। ये विशिष्ट तथा गतिशील कला शैली केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से नई दिल्ली और इसके प्रशासन और विनियमन के महत्व का प्रतीक है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, नगरपालिकाएं व सहकारी सोसाइटियां में महान सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के दृश्य का चित्रण किया गया है, जिसमें नृत्य करती हुई नर्तकियों के चारों ओर राजाओं का घेरा है। यह चित्र कलात्मक दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ हाथ में धनुष बाण लिए सीमाओं पर जटिल योद्धा की मोहर भी है। सम्राट विक्रमादित्य अपनी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। यह चित्र उनके शासनकाल की अदालत की खुशहाल स्थिति को दर्शाता है। नवरत्न या 9 रत्न सम्राट के दरबार में 9 असाधारण विद्वानों का एक समूह था, जिसमें बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। विक्रमादित्य के शासनकाल में पंचायत और नगरपालिका को अति समृद्ध कर दिया गया था। इसलिए भाग 9 में यह चित्र राज्य, राजा, पंचायत, नगरपालिका व नगर निकाय की समृद्धि का प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, जिस पर गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर चित्रित की गई है। मोहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, जो दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों तथा श्रद्धेय बौद्ध मठ में से एक है। प्राचीन मगध राज्य में यह शिक्षा का एक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित व महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसने भारत को एक महान शक्ति के रूप में उभारने के लिए अपना योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जन कल्याण के लिए जाना जाता था, जिसमें दुनिया भर के छात्रों ने देश की सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्वदेशी जनजातियों को न केवल एकजुट किया, बल्कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं भी बनाईं। यह चित्र शिक्षा व कारगर योजना के माध्यम से सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जिसमें मध्यकालीन भारत के उड़ीसा राज्य की मूर्ति कला को जगह दी गई है। इस चित्र में 2 पुरुषों को एक भारी सजावट वाले घोड़े के बगल में देखा जा सकता है, जिनमें से एक व्यक्ति घोड़े के पास एक तीर के साथ खड़ा है तथा दूसरा धनुष पकड़े हुए घोड़े के चरणों में दिखाया गया है। तीनों के चेहरे पर प्रशंसा के भाव हैं। यहां दोनों व्यक्ति राज्य और संघ के प्रतीक हैं तथा घोड़ा राष्ट्र का प्रतीक है। तस्वीर इस विचार पर बल देती है कि राज्य और संघ को
देश के सुचारू कामकाज के लिए सही निर्णय द्वारा सामंजस्य और इसकी पालना करने की आवश्यकता है। भाग 12, जो कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, इसमें नटराज की नृत्य अवस्था की छवि को भ्रम के प्रतीक एक बौने व्यक्ति को रौंदते हुए दर्शाया गया है। इस छवि का उपयोग धन और संपत्ति के भौतिक गुणों के साथ उत्पन्न होने वाले किसी भी लालच या स्वार्थ को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। इस अवस्था के 4 चक्र वित्त, संपत्ति, अनुबंध व कानूनी दांव पेंच के प्रतीक हैं। ये चित्र निष्पक्षता, शक्ति, स्थिरता एवं दुर्गुणों के निरोध का प्रतीक है। भाग 13 भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है, जिस पर महाबलीपुरम के राजा भागीरथ की तपस्या और ऐतिहासिक व पवित्र देवी गंगा नदी के अवतरण के दृश्य हैं। कालखंड के हिसाब से ये दृश्य अब तक बने क्रम को तोड़ता है, तो भी ये प्रासंगिक है। गंगा भारत की जीवन रेखा है, जो लगभग 1/3 जनसंख्या का मां की भांति पोषण करती है तथा जिसके तट पर कई प्रांत व राजधानियां स्थित हैं। ये नदी प्राचीन काल से व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है, जिसकी भूमिका का वर्णन प्राचीन ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने भी किया है। इस भाग की विषय वस्तु व इस पर अंकित चित्र में वास्तव में गहन संबंध है। भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं है। इस भाग में मुगल स्थापत्य कला के साथ बादशाह अकबर और उनके 3 दरबारी बैठे हुए हैं, जिनके पीछे चमर ढुलाती हुई महिला है। अकबर के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें कला और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ। अपने नवरत्नों के कुशल परामर्श के माध्यम से अकबर ने प्रभावी शासन स्थापित किया। उनका उत्कृष्ट साम्राज्य राज्य के अधिकारियों और श्रमिकों की सक्षम सेवा, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता, सामाजिक एकता व सुशासन से राष्ट्रहित का प्रतीक है। भारतीय संविधान का भाग 15 निर्वाचन है। संविधान में पहली बार 2 अलग-अलग चित्रों गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज को जोड़कर एक चित्र बनाया गया है। इन योद्धाओं में देश के प्रति अत्यधिक समर्पण भाव था। नागरिकों ने उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपना प्रतिनिधि बनाया था। उनकी अत्याचार के विरुद्ध नेतृत्व क्षमता, लोकहित के फैसले और असाधारण साहस के कारण उनके बलिदान के सैकड़ों वर्ष बाद भी उन्हें सम्मानित आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। दोनों ही योद्धा संकट के समय में सही निर्णय व नागरिकों की भलाई के लिए काम आने वाले प्रतिनिधि के प्रतीक हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। इसमें टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें हैं। दोनों ही योद्धाओं ने साम्राज्यवादियों के फांसीवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और देश को शोषण से बचाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनके अनुकरणीय जीवन और जन उपयोगी विद्रोही तेवरों ने ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी थी। ये चित्र वर्षों तक शोषण व भेदभाव के शिकार वर्गों के हितों के लिए बलिदान का प्रतीक है। टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान पीड़ित व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा में महात्मा गांधी और उनके दांडी मार्च का चित्रण है। गांधी जी का दांडी मार्च अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का सबसे अच्छा साधन रहा। यह आंदोलन राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। इस आंदोलन की तरह ही हमारी राष्ट्रभाषा भी सभी देशवासियों की भावनाओं से जुड़ी है और
संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखती है। गांधी जी ने भी अपने लेखन के माध्यम से राष्ट्रभाषा व स्वदेशी भारतीय भाषाओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। ये चित्र मजबूत विचार और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान का भाग 18 आपात उपबंध है, जिस पर महात्मा गांधी व दीनबंधु एंड्रयूज के नोआखाली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का चित्रण है। इस चित्र में एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही है और कुछ मुस्लिम पुरुष खड़े हैं। ये दंगे भारत की आजादी के लगभग 1 साल पहले बंगाल के चटगांव डिवीजन में हुए। गांधी जी शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बहाल करने के लिए 4 महीने के लिए नोआखाली में रहे। यह चित्र उन आवश्यक कदमों का प्रतीक है जो आपात स्थितियों में देश की सुरक्षा व संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाए जाने चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 19 प्रकीर्ण है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस को अन्य देशभक्तों का मार्गदर्शन करते हुए व आजाद हिंद फौज का सैल्यूट लेते हुए दर्शाया गया है। इस चित्र पर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है कि इस पवित्र युद्ध में उनकी फौज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आशीर्वाद मांगती है। उन्हें मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम था और उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं को पराजित करने के लिए अन्य देशों से भी समर्थन प्राप्त किया। ये चित्र किसी योजना को साकार रूप देने के लिए विविध प्रकार के उपलब्ध साधनों को जुटाने, उनके प्रयोग व अन्य देशभक्तों के साथ साथ राष्ट्रपति, राज्यपालों, राज प्रमुखों और तत्कालीन रियासतों के शासकों के संरक्षण और सुरक्षा का प्रतीक है। भारतीय संविधान के भाग 20 संविधान संशोधन पर हिमालय के उतंग शिखर दर्शाए गए हैं, जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ऊंचाई, दृढ़ता, विस्तार, कोमलता, स्वच्छता, विविधता व पवित्रता के प्रतिबिंब हैं। हिमालय भारत की रक्षार्थ बहादुर सिपाही की भांति अटिक खड़ा है। संविधान के संशोधन वाले भाग पर इसका चित्रण जन उपयोगी धाराओं की गतिशीलता व मूल ढांचे की दृढ़ता व विस्तार को दर्शाता है। हिमालय और संविधान दोनों ही भारत के विशाल गौरव हैं। ये चित्र अमर कवि जयशंकर प्रसाद की देशभक्तिपूर्ण कविता में वर्णित मनोभावों को व्यक्त करता है, जिसमें कहा गया है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जिसमें रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर यात्रा करने वाले लोगों के काफिले का चित्रण है। भारत के राज्यों में जलवायु भिन्नता के कारण अस्थायी प्रवास होते हैं। मौसम के संक्रमण काल में इस प्रकार के प्रवास विपरीत परिस्थितियों का आसानी से मुकाबला करने हेतु किए जाते हैं। इस भाग में कुछ राज्यों को प्रदान किए गए अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के साथ ये चित्र प्रासंगिक है। 22वां व अंतिम भाग, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। इसमें समुद्री जहाज व लहरों का चित्रण है, जो हमारे गौरवशाली सामुद्रिक विस्तार और हमारी यात्राओं का प्रतीक है। किसी समय भारत बर्मा यानी आज के म्यांमार, इंडोनेशिया, मलय जैसे द्वीपों पर अपना अधिकार रखता था। यह चित्र इस बात का भी प्रतीक है कि आतताइयों और आक्रांताओं द्वारा पैदा की गई विभिन्न प्रकार की विपरीत लहरों के बीच फंसने के बाद भी भारत माता का जहाज एकता और सद्भाव की अपने चिर परिचित शक्ति के साथ अविचलित खड़ा रहा। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण व महाभारत सहित
अन्य चित्रों से सजा हमारा संविधान विविधता में एकता व समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। शानदार चित्रों व खूबसूरत बॉर्डर के अलावा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि ये हस्तलिखित है तथा इसका सुलेख अपने आप में लेखन कला का बेहतरीन उदाहरण है। जब छपाई के लिए संविधान के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी गई तो संविधान को बहती हुई इटैलिक शैली में लिखवाने का निर्णय भी हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने के नाते पूरे संविधान को कलमबद्ध करना एक कठिन कार्य था, परंतु तत्कालीन प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक थे और पारंपरिक सुलेखाकारों के परिवार से थे, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इस कठिन कार्य के लिए हाँ कह दी। हमारे संविधान का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने बहती हुई इटैलिक शैली में कड़ी मेहनत से पूर्ण किया, जिसने इसे एक सुंदर दस्तावेज बना दिया। इसका हस्तलेखन चर्म पत्रों पर इतने सुंदर ढंग से हुआ है कि ये आज भी सबका मन मोह लेता है। वास्तव में ये एक अद्भुत दस्तावेज है। इस अत्यधिक धैर्य और कौशलपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने शर्त रखी कि वो हर पृष्ठ पर अपना नाम जरूर लिखेंगे और अंत में अपने गुरु व दादाजी का नाम भी लिखेंगे। भारत सरकार ने उनकी शर्त को स्वीकार किया और उन्हें संविधान के सुलेखन का काम सौंप दिया। सुलेखन की पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 महीने का समय लगा और 432 पेन होल्डर निब का उपयोग किया गया था। संविधान को खूबसूरती से लिखने के लिए उन्होंने 303 नंबर निब का उपयोग किया था। पूरे संविधान को बहती हुई इटैलिक शैली में लिखने के लिए रायजादा साहब ने 303 नंबर की 432 निब्स का प्रयोग किया। इसे रोगाणु प्रतिरोधी चर्म पत्रों पर लिखा गया, जो लगभग 1000 वर्ष तक खराब नहीं होते। संविधान लिखने के लिए उन्हें संविधान कक्ष में एक कमरा आवंटित किया गया था, जिसे बाद में संविधान क्लब के रूप में जाना जाने लगा। हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी सन 1950 को हस्ताक्षर किए थे, जहां प्रथम हस्ताक्षर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जबकि अंतिम फिरोज गांधी के थे। भारत का संविधान न केवल सबसे लंबा लिखित संविधान है, बल्कि ये चित्रकारी व लेखन कला का भी एक नायाब नमूना है। जितने खूबसूरत इसके प्रावधान हैं, उतने ही सुंदर इसकी विविधता, ऐतिहासिक धरोहर, कला व संस्कृति को प्रदर्शित करते चित्र व सुलेखन हैं। ऐसे अद्वितीय व जन कल्याणकारी संविधान पर हमें गर्व है।